आज हम चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 2 नाम है उसका राजा किसान और नगर। संपूर्ण चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन विथ आंसर सहित। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? अभिलेख किसे कहते हैं? धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए या लिखे हुए होते हैं, उसे ही अभिलेख कहते हैं। पत्थर हो, धातु हो, मिट्टी के बर्तन हो, जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए जो होते हैं, खुदाई करके जो लिखा गया होता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ से आप क्या समझते हैं? संगम ग्रंथ तो तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य संगम साहित्य कहलाता था। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य संगम साहित्य कहलाता था। तमिल भाषा में, किस भाषा में? तमिल भाषा में जो प्राचीन साहित्य लिखा गया था, उसी को संगम ग्रंथ कहते हैं या संगम साहित्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? अशोक के अभिलेख जो है मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? तो है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं? आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं? आहत सिक्का क्या है? तो इसका आंसर है, धातु के टुकड़े को पीट कर उस पर ठप्पा बनाया जाता है। इस प्रकार के सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। धातु के टुकड़े पर, कोई धातु का टुकड़ा ले लीजिए, धातु के टुकड़े पर उसे पीट कर उस पर ठप्पा बनाया जाता है। इस प्रकार के सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत का मतलब होता है हम किसी कष्ट से पीड़ित होते हैं या हमें कोई चोट पहुंचा देता है तो हम आहत हो जाते हैं। उसी प्रकार उस सिक्के पर चोट मार करके उस पर कुछ छाप देना, ठप्पा मार देना, तो चोट पहुंचता है। उस प्रकार से जो सिक्के बनाए जाते हैं उसे हम आहत सिक्के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो अशोक के अभिलेख प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक इत्यादि भाषा में मिले हैं, लेकिन अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो क्या हो गया, अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। वैसे मिले हुए हैं, प्राकृत भाषा भी है, ग्रीक भी है, अरमाइक भी है, लेकिन इस सब में प्राकृत भाषा में अधिकतर मिला है। इसीलिए है ना, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्या थी? तो आंसर है, श्रेणी व्यापारियों और उत्पादों का समूह था। श्रेणी जो था व्यापारियों और उत्पादकों का समूह था। यह कच्चा माल खरीद कर उनसे वस्तु बनाकर बेचते थे, यही श्रेणी कहलाते थे। व्यापारियों और उत्पादकों का समूह था, यह कच्चा माल खरीदकर उनसे वस्तु बनाकर बेचते थे, जिसे श्रेणी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? अशोक के सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो क्योंकि यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक के सिंह, अशोक स्तंभ पर 3 मुंह वाला सिंह दिखाई देता रहता है, वही अशोक का सिंह कहलाता है। शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो क्योंकि यह आज हमारा उसी को आज राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है, इसीलिए वह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया अशोक के सिंह को, इसीलिए वह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अग्रहार का क्या अर्थ है? अग्रहार का क्या अर्थ है? तो देखिए आंसर, ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी। अगर कोई ब्राह्मण पूजा आए करा दिए, उनको अगर भूमि हम दान में दे दिए तो उसी भूमि को हम क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं वसूले जाते थे, क्योंकि उसे तो हम दान में देते थे, इसलिए उसे हम वसूली नहीं कर सकते थे, कर नहीं वसूली कर सकते थे। तो समझ में आ गया कि ब्राह्मण को दान में जो भी भूमि मिलता था उस भूमि को अग्रहार कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क डैश वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो कनिष्क वंश डैश वंश, मतलब किस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे? तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या थी? जेम्स प्रिंसेप की जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो इसकी मुख्य उपलब्धि क्या थी? इसका आंसर है, मुख्य उपलब्धि क्या थी? ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना। मतलब कनिष्क ने ही जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है ही, इसमें क्वेश्चन को उलट फेर भी कर सकता है कि ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किताब है, इंडिका किताब का नाम है। तो इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? यह काफ़ी VVI क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक कौन थे, बराबर पूछा जाता है। तो इंडिका के लेखक कौन था? मेगास्थनीज। नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा इसका। इंडिका किताब के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा संचालित की जाती थी? क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो इसका आंसर है, एक समिति व 6 उप समिति के द्वारा संचालित की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की, है ना। धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने की। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस महापुरुष से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरितम की रचना किसने की? हर्षचरितम की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की थी। हर्षचरितम की रचना कौटिल्य ने की। हर्षचरितम की रचना गलत हो गया है, कौटिल्य ने नहीं किया था। हर्षचरितम की रचना वानभट्ट जी ने किया था। हर्षचरितम की रचना किसने की थी? वानभट्ट जी ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, सेठी आम तौर पर होते थे। सेठी क्या होते थे आमतौर पर? तो धनी व्यापारी होते थे। सेठी जो होते थे ना, सेठ से ही सेठी हुआ है ना, सेठी। तो जो धनी व्यापारी होते थे वही सेठ कहलाते थे, सेठी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो किनके द्वारा किए गए थे? शकों के द्वारा कि सातवाहनों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा? तो इसका आंसर होगा कुषाणों के द्वारा किया गया था। कुषाणों, कुशांशक हून, कुशांशक हून, कुषाण में से, हुन में से, कुषाणों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर में थी। इसका राइट आंसर डी होगा, राजगीर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि ने की है। राइट आंसर इसका क्या होगा? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना पाणिनि ने की है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो अब ये पढ़े हैं कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। इसी में अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या देन है? तो भारतीय इतिहास में उनकी देन है क्या? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था, जिससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पढ़ना आसान हो गया था। जिससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पता लग पाया। किनके कारण? तो जेम्स प्रिंसेप के कारण। किनके कारण? जेम्स प्रिंसेप के कारण। तो एक बार और देख लीजिए, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, जिससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पता लग पाया। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कैसे? तो इसका आंसर है मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाने का क्या कारण था? देखिए कैसे बन गया वो सबसे शक्तिशाली। वहाँ पर उपजाऊ भूमि थी, लोहे की खदान उपलब्ध थी, उसके बाद जंगलों में हाथी की उपलब्धता थी, उसके बाद नदियों द्वारा यातायात होता था। उस समय योग्य शासक हुआ करते थे। इन सब कारणों से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं थी, धम्म का मतलब एक प्रकार का धर्म ही था, है ना, एक प्रकार से धर्म ही था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करता था, अच्छी चीज़ें करता था, जैसे बड़ों का सम्मान करना, तो यह एक प्रकार का धर्म हुआ, तो उसी को धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो बड़ों का सम्मान करना, अहिंसा का पालन करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, है ना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, ये 3 विशेषता थी अशोक के धम्म की। बड़ों का सम्मान करना, दूसरा अहिंसा का पालन करना, तीसरा दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के विवरणों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की क्या व्यवस्था थी? एक बार फिर से समझेंगे क्वेश्चन। मेगास्थनीज के विवरणों के अनुसार, मेगास्थनीज जो विवरण दिया है, उसके अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की क्या व्यवस्था थी? तो इसका आंसर है
पहला आंसर है सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमिति थी। सैनिक गतिविधि के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमिति, एक समिति और 6 उपसमिति थी। उसके बाद है इन सभी समितियों के कार्य विभाजित थे। इन सभी समितियों के कार्य विभाजित थे, मतलब सब समितियों को अलग अलग कार्य दिया गया था। तीसरा है सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे। सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे, जैसे नौसेना, पैदल सेना, अश्वरोही सैनिक। सेना में हाथियों का उपयोग भी होता था। सेना में किसका उपयोग होता था? हाथियों का भी उपयोग होता था। तो इस प्रकार क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं। मेगास्थनीन के विवरणों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की क्या व्यवस्था थी? तो इसका पहली व्यवस्था है सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमिति थी। इन सभी समितियों के कार्य विभाजित थे। सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे, जैसे नौसेना, पैदल सेना, अश्वरोही सेना। सैनिक पर जाने वाला सेना अश्वरोही कहलाते हैं, तो अश्वरोही सेना। उसके बाद सेना में हाथियों का भी उपयोग होता था, जरूरत पड़ने पर हाथी भी वहां लाया जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से बताइए। मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से बताइए। तो मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से बताना है, तो सबसे पहला विषय यह जानकारी है अशोक के सिक्के और अभिलेख। अशोक के सिक्के और अभिलेख, ये सबसे पहली जानकारी है, स्रोत की जानकारी है। उसके बाद चाणक्य का अर्थशास्त्र, यह दूसरा है। मेगास्थनीज की इंडिका, क्योंकि मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखी है उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में ही लिखी हुई है। अगला पॉइंट है जैन बौद्ध साहित्य। अगला पॉइंट है जैन बौद्ध साहित्य। तो हो गया मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से बताना था। क्या क्या स्रोत है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए? अशोक के सिक्के और अभिलेख हैं, उसे चाणक्य की अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, जैन और बौद्ध साहित्य है। अगला क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं के पर कीजिए। साक्ष्यों के मतलब सीमाओं, क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहासों को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं पर उल्लेख कीजिए। सीमाओं के ऊपर उल्लेख कीजिए, है ना। तो इसका आंसर है अभिलेख पूरे न मिलना, है ना, अभिलेख पूरा नहीं मिल पाया। उसके बाद अभिलेख का टूट जाना। तीसरा है अक्षर हल्के होना। तीसरा क्या है? अक्षर हल्के होना। चौथा है अभिलेखों को पढ़ा न जाना, है ना, पढ़ा न जाना। तो अभिलेख पूरे न मिलना, अभिलेख का टूट जाना, अक्षर हल्के होना, अभिलेख को पढ़ा न जाना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश, मतलब 3 विशेषता बताएं। 3 विशेषता बताना है। तो पहली विशेषता है अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, मतलब अधिकतर जितने महाजनपद होते थे, अधिकतर महाजनपद पर राजा का शासन होता था। दूसरा है प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। और तीसरा है राजधानी को प्रायः किले से घेरा जाता था। राजधानी को प्रायः किससे घेरा जाता था? किले से घेरा जाता था। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। दूसरा है प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। तीसरा है राजधानी को प्रायः किले से घेरा जाता था। अगला क्वेश्चन है
कि अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। अभिलेख जो कुछ खुदाई उदाई करके लिखा गया होता है उसे जो अभिलेख हम लोग कहते हैं, उस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो अभिलेख कुछ लिख दिया जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ फलाने समय की बात है, उस समय का लिखा हुआ, इसे यही पता तो चलता है। कहता है किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट करना है। पहला बिंदु है, अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अभी एगो पुल अगर बाई दी वे बना दिया जाए, अभी एगो देखते हैं कोई नेता पुल बना देता है तो आराम से वहाँ पर एगो बहुत बड़ा बोर्ड लिख देता है, वहाँ पर को जो बनाया उसके नाम से लिख देता है, तो उससे लिखा हुआ रहता तो पता चल जाता है कि पुल किसने बनाया है। तो उसी प्रकार की ये जानकारी है, अभिलेख की जानकारी है। अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियां का पता चलता है जो क्या किन की उपलब्धियां हैं, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, ये पता चलता है। दूसरा है, इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। जैसे मंदिरें बनता है, अब कौन कितना दान दिया है वहाँ पर उसके दान का नोटिफिकेशन बोर्ड पर लिख दिया जाता है। तो इससे यह भी पता चल जाता है कि इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं में दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अगला है कि अभिलेख में हम निर्माण की तारीख का पता लगता है, उसे निर्माण तारीख खुदी होती है। अब कब कोई चीज़ निर्माण किया गया वहाँ पर वह डेट लिख दिया, किसने किया सबका नाम लिखा होता है, ये सब जानकारी उससे मिल जाती है। डेट लिख देता है, पता चल जाता है फलाने डेट को यह चीज़ बना हुआ है। तो अभिलेख से में हम निर्माण की तारीख का पता लगाते हैं, उसमें निर्माण तारीख खुदी होती है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णित काल में प्रचलित दैविक राजा प्रथा क्या थी। दैविक राजा प्रथा क्या थी। वर्णित काल में प्रचलित दैविक राजा प्रथा क्या थी, स्पष्ट करना है। आंसर है कि कुछ राजा स्वयं को देवतुल्य दिखाने का प्रयास करते थे। देवतुल्य, कि हम देवता जैसे हैं। दूसरा है, कुषाण शासक ने मंदिरों में अपनी विशालकाय मूर्ति लगवाई थी। तीसरा है, कुछ शासक स्वयं को दैवी राजा दिखाने के लिए कुछ शासक स्वयं को दैविक राजा दिखाते थे। कुछ शासक भी थे स्वयं को अपना दैविक राजा दिखाते थे। उसके बाद है चौथा है, अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाते थे। तो इन सब कारणों से वर्णित काल में प्रचलित दैवी राजा प्रथा थी, तो यही दैविक राजा प्रथा थी, है ना। सब अपना अपना वह कुछ राजा स्वयं को देवतुल्य दिखाने का प्रयास करते थे। कुषाण शासक ने मंदिरों में अपनी विशालकाय मूर्ति लगवाई थी। कुछ शासक स्वयं को दैविक राजा दिखाने के लिए, है ना, प्रयास करते थे। अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषता लिखिए। मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित 3 विशेषता लिखिए। तो पहली विशेषता है, उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग, हल से खेत की जुताई होती थी, इस टाइप का हल होता था, है ना, इस टाइप का हल होता था, हल की, है ना। दूसरा है, भारी बारिश वाले क्षेत्र में लोहे की फार अभी इस टाइप का जो हल देखते हैं, हल बैल से जो खेती होती थी उसमें फाल होते थे। इस तरह से मिट्टी को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ता था, बैल खींचता था, यह मिट्टी को चीरता हुआ आगे बढ़ता था, उसको फाल कहा जाता है, लोहे का बना होता था वो। तो बारिश वाले क्षेत्र में लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों से पानी लिया जाता था। तो पहला बिंदु क्या है, उपज बनाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। भारी बारिश वाले क्षेत्र में लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों से पानी निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा।
जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा, विवेचना करें। तो जेम्स प्रिंसेप का क्या क्या योगदान था। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ये तो हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़े हैं। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। दूसरा बिंदु है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। तीसरा है, जिससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पता लग पाया। चौथा है, जेम्स प्रिंसेप के अथक प्रयास के बाद अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया था, है ना। तो एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा, विवेचना करें। तो पहला योगदान था, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। अगला है, जिससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पता लग पाया। चौथा है, जेम्स प्रिंसेप के अथक प्रयास के बाद अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है, सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। दूसरा है, चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। चांदी के तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। तो हम बताए थे, आहत किसको कहा जाता है, जब उसे चोट पहुंचाते हैं, किसी को चोट अगर पहुंचाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, वह आहत हो गया है, फलाने चीज़ों से चोट लग गई है उसे, इसलिए वह आहत हो गया है। तो उसी प्रकार जब सिक्के बनाए जाते थे तो बहुत जोरों की चोट उस पर मारी जाती थी और उसे चिपटा बनाया जाता था, है ना, उसी को कहा जाता है आहत। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। अगला पॉइंट है, सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। तो क्वेश्चन हम पढ़े हैं कि सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाण शासकों ने पहली बार जारी किया था। अगला बिंदु है, सोने के सबसे भव्य सिक्के गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे। सोने के सबसे भव्य सिक्के गुप्त शासक के द्वारा चलाए गए थे। अब यहीं पर क्वेश्चन बदल जाएगा कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो कुषाण शासकों के द्वारा किया गया, कुषाणों के द्वारा किया गया। दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि सोने के भव्य सिक्के किस शासक के द्वारा चलाया गया, तो सोने के भव्य सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, इस नगरों का विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। दूसरा बिंदु है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। महाजनपदों की राजधानी थी। तीसरा बिंदु है, इस सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। अगला बिंदु है, पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी के किनारे थे। यहाँ व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में क्या जानते हैं, तो है, इस नगरों का विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। इनमें से अधिकांश नगर महाजनपद की राजधानी थी। सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी के किनारे थे। यहाँ व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के बारे में कोई 3 तथ्य लिखिए। दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के बारे में कोई 3 तथ्य लिखिए। तो आंसर है,
दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियां उभरी। यह राज्य बहुत समृद्ध थे। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनकी जानकारी तमिल संग्रम ग्रंथ से मिलती है। तमिल संगम ग्रंथ से मिलती है। अब इस पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दक्षिण भारत में हुई सरदारियों के बारे में कोई 3 तथ्य लिखिए। तो इसमें है यह जो कोई 3 तथ्य जो आया है दक्षिण भारत में सरदारियों के बारे में, तो दक्षिण भारत की जो सरदारियां थी, है ना, इनकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? दक्षिण भारत की जो सरदारियां थी उनकी जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो उनकी जानकारी, है ना, संगम ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है? संगम ग्रंथ से मिलती है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आपके अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य लगभग 150 वर्षों तक चला, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाने का प्रयास किया। अशोक एक शक्तिशाली शासक था। इनके अभिलेखों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, और यह दीर्घ क्वेश्चन है। दीर्घ क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान, भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो अशोक जो राजा थे उनकी क्या क्या योगदान है, उनके क्या क्या योगदान है, उस पर चर्चा होना है। तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक ने कलिंग अभी के समय में उड़ीसा, है ना, उड़ीसा का नाम अभी कलिंग है। उड़ीसा का नाम अभी कलिंग है। तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला है, अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से किस चीज़ का प्रचार किया, किसका प्रचार किया? तो धम्म का प्रचार किया। धम्म के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करने को कहा, है ना। आपसे 1 नंबरी क्वेश्चन भी कहा जाता है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म मतलब बड़ों के प्रति आदर था। अशोक का धम्म क्या था? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करने का जो माध्यम था वही अशोक का धम्म कहलाया। तो इतना हम धम्म के बारे में लिख सकते हैं। ये तो दीर्घ उत्तरीय है। अगला पंक्ति है, अशोक के अभिलेख से पता लगा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के अभिलेख से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो अशोक मौर्य साम्राज्य का राजधानी, अगर पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। तो भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर क्या चर्चा हुई? तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक ने कलिंग अर्थात उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अशोक वह पहला सम्राट था
जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। धर्म के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करने को कहा। अशोक के अभिलेख से पता लगा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे क्या, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विभिन्न विशेषताएं हैं। पहला क्या है, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। 4 प्रांतीय केंद्र थे। कौन कौन 4 प्रांतीय केंद्र था, तो तक्षशिला पहला नंबर में प्रांतीय केंद्र था तक्षशिला, दूसरा था उज्जैनी, तीसरा था तोसली और चौथा था स्वर्णगिरी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के 4 प्रांतीय केंद्र बताएं। तो 4 प्रांतीय केंद्र कौन कौन है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोहसील और स्वर्णगिरी, है ना। तो पहली विशेषता थी कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पहली विशेषता। 4 प्रांतीय केंद्र थे। तीसरी विशेषता है कि साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। चौथी भी विशेषता है, यात्रियों के खान पान की व्यवस्था की जाती थी। अगला पॉइंट है, सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम था। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति, क्वेश्चन पढ़े भी हैं, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति होती थी। इसमें एक समिति का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरी का काम यातायात और खान पान का संचालन करना था, तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, चौथी अश्वारोहियों की देखभाल करती थी, पांचवी रथारोहियों, रथ पर जो चलता था उसको रथारोही बोलते हैं, पांचवी रथारोही तथा छठी समिति हाथियों का संचालन करता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आंसर है इसका, मौर्य साम्राज्य की राजनैतिक उपलब्धि, 5 राजनैतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र था, शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। देखिए शासन कहाँ से कहाँ तक, पश्चिमोत्तर, सबसे पश्चिम अफगानिस्तान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मजबूत सैन्य व्यवस्था थी, बेहतर गुप्तचर व्यवस्था थी, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धि। अब चलिए मौर्य साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धि क्या थी। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धि मूर्ति कला, व्यापार, कृषि और शिल्प कला, सोने की खादान, शिल्प कला और सोने की खादान। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं। इतिहास लेखन में इनके महत्व और सीमा पर तर्क सहित व्याख्या दीजिए। तो आंसर है इसका, अभिलेख पत्थर। अभिलेख क्या होते हैं या अभिलेख किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अभिलेख क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे हम लोग। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते थे। इनके क्या क्या महत्व, महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। इतिहास लेखन में इनके महत्व, अभिलेख तो पहला महत्व है, अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख जो है अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो अभिलेख हैं। अभिलेख के माध्यम से ही अभिलेख शास्त्रियों
को बीते काल की भाषा, अभिलेख के माध्यम से ही अभिलेख शास्त्रियों का ज्ञान हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ है बीते काल की भाषा, मतलब जो काल बीत गई है उसकी क्या भाषा थी, वो अभिलेख से ही पता चलता है। क्योंकि कोई भी राजा जो भी भाषा में अपना अध्ययन अध्यापन करता था, अपने प्रजाओं को कुछ देख रेख करता था, उस समय वो अपना लिखवा देता था, तो जिससे आने वाले लोग उसको पढ़ते थे, आधुनिक लोग पढ़े तो पता चला कि किस भाषा में, तो बीते काल की भाषा के बारे में भी पता चलता है। अगला पता चलता है राजाओं के नाम, क्योंकि उस पर लिख दिया जाता था राजाओं के नाम। अभिलेख की तिथि भी लिख दी जाती थी, उससे पता चल जाता था अभिलेख की तिथि। अभिलेख का संदेश आदि की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होती थी। इतिहास लेखन में अभिलेख की क्या क्या सीमाएं हैं? तो सीमाएं हैं अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूटे जाने के कारण अक्षरों का लुप्त हो जाना, वास्तविक अर्थ न निकल पाना, है ना। उसके बाद अभिलेख की भाषा समझ न आना, रोजमर्रा के जीवन की जानकारी का न मिलना। प्रकार इस आंसर का आंसर हुआ कि अभिलेख क्या होते हैं, इतिहास के लेखन में इनके महत्व और सीमा पर तर्क दीजिए। तो महत्व भी हो गया और इसकी सीमाएं भी हो गई। 5वां क्वेश्चन है, वर्णित काल के दौरान देहात में कौन से प्रमुख बदलाव आए, स्पष्ट कीजिए। प्रमुख बदलाव आए स्पष्ट कीजिए। वर्णित काल के दौरान देहात में कौन से प्रमुख बदलाव आए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है इतिहासकारों द्वारा जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इन्हें लिपिबद्ध कराया। तो जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इन्हें लिपिबद्ध कराया। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जातक के लेखक कौन थे? तो जातक के लेखक थे वैद्यनाथ दीक्षित। वैद्यनाथ दीक्षित, है ना, वैद्यनाथ दीक्षित थे जातक के लेखक। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे कौन? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। तो पॉइंट था, इतिहासकारों द्वारा जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके उन्हें लिपिबद्ध कराया। दूसरा पॉइंट है, उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल को अर्थात फार भी कहा जाता है, लोग दर देहात में फार भी बोलते हैं, जिससे हल से माटी जो खुदाई होता रहता है, माटी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, उसी को फाल बोलते हैं, वह लोहे की बनी होती है। तो उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग हुआ। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था। भूमिदान के साक्ष्य मिलने लगे थे। भूमिदान अभिलेख इसी समय में देश के कई हिस्सों में मिले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन समझ ही लेते हैं, इतना तो पढ़े हैं लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन क्या है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? धम्म एक प्रकार का धर्म ही था। तो चलिए इसका आंसर क्या है कि अशोक के धम्म से तात्पर्य है, धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का ही एक रूप है, किंतु अशोक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन सिद्धांतों को अपनाया, जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया। तो इस प्रकार इस चैप्टर राजा, किसान और नगर का पूरा हम लोगों ने पूरा अध्ययन कर लिया, रिवीजन कर लिया। इससे हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो आप एक बार ना ऐसे सुनते रह जाएंगे, तो बार बार सुनेंगे, रिपीट कर करके सुनेंगे तो बड़ी जल्दी से याद हो जाएगी और फिर भूलेंगे नहीं।
अब कुछ 2024 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसको आप खुद से रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से ढंग से इसको वीडियो देखकर अच्छे से समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब।